हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ARO एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आते हैं प्रत्येक क्लास में, जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। तो इस क्लास में पहले की तरह ही दोस्तों 10% हम करंट अफेयर के लगाएंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में दोस्तों 25% हम GS के करने वाले हैं। सेशन में बने रहिएगा, सेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में चर्चा में रहे कुकी जनजाति के लोग किस क्षेत्र में मूल रूप से निवास करते हैं? तो कुकी जनजाति है, ये चर्चा का विषय है, ये चर्चा में बनी हुई जनजाति है इस वक्त। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी पूर्वी भारत के साथ साथ आपको याद रखना है म्यांमार और बांग्लादेश में भी इस जनजाति के लोग जो है निवास करते हैं। तो बी यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका 2 है, हाल ही में चर्चा में रहे कुकी विद्रोह 1917 से 1919 का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग, भूमि अधिकारों के लिए संघर्ष, सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक असमानता। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग। और कुकी आंदोलन के पहाड़ी लोगों ने दोस्तों, इन्होंने 1917 से 1919 में जो विद्रोह किया था वो किया था ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ ये विद्रोह क्यों किया था इन्होंने? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में कुकी लोगों का जबरन जो है सेना में भर्ती कराया जाना, इसके कारण ही ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग के लिए कुकी विद्रोह जो है कुकी जनजाति के द्वारा किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर आपका 3 है, हाल ही में चर्चा में रहे INS इम्फाइल किस परियोजना के तहत निर्मित है? प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 70A, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 28। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बी की जगह आप सी कर लीजिए, ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रोजेक्ट 15B के तहत जो है INS इम्फाइल परियोजना को निर्मित किया गया है, ये एक चर्चा में है। तो प्रश्न दोस्तों छोटा मत समझिएगा, बड़ा बना सकता है आयोग इसी को। देखिए कैसे INS इम्फाइल परियोजना को निर्मित किया गया है, और इसको निर्मित किया गया है प्रोजेक्ट 15B के तहत। ये पहला कर देगा और ये आपका सेकंड कर देगा, फिर कहेगा ए सही है, बी सही है, या ए और बी दोनों सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 4 है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वार्षिक आर्थिक विकास दर 9.69% हासिल किया है? तो भारत में सबसे अधिक वार्षिक आर्थिक विकास दर हासिल करने वाला राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 5 है, हाल ही में तमिलनाडु में मंडपम से रामेश्वरम के बीच भारत के पहले किस वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? तो ये पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है, जिसका नाम है न्यू पंबन ब्रिज। याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर आपका 6 है, भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य क्षेत्र में सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है? और ये भी पहली बार किया है सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए। तो ये समझौता किया है श्रीलंका के साथ में। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया है? इम्पोर्टेंट है, मित्रा विभूषण किस देश का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो राइट आंसर श्रीलंका का है, और ये प्रदान किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्रा विभूषण। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध किस मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता का 87 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में निधन हो गया था? तो ये अभिनेता कौन है?
तो राइट है ऑप्शन डी मनोज कुमार। मनोज कुमार दोस्तों बहुत ही मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता थे। इन्होंने देशभक्ति फिल्मों में काम किया है और इनकी काफ़ी अच्छी फिल्में थी देशभक्ति। परंतु यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, डेट भी याद कर लीजिए। पिछली बार जो है डेट ही पूछ ली गई थी। 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में इनका निधन हुआ है और ये 87 वर्ष के थे। चलिए प्रश्न नंबर आपका 9 है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में किस स्थान पर है? तो भारत एआई के मामले में 10वें स्थान पर है। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 10 है। हाल ही में किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए विश्व टेक के सदस्य का कार्यभार संभाला है? वो कौन सा देश है जिसने 2 वर्षों के लिए विश्व टेक के सदस्य का कार्यभार संभाला है? तो राइट रहेगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। बैस है विश्व टेक और बैस से बांग्लादेश, याद रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। 10 प्रश्न कंप्लीट किए हैं करंट के। अब जीएस के प्रश्न को कवर करते हैं। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है कैंसर। प्रश्न नंबर आपका 12 है। कभी कथन ए और कारण आर, तो ये संबंधित प्रश्न है। रक्त समूह वाले और रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है। ओ वाले को तो यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता नहीं माना जाता है क्योंकि ये तो यूनिवर्सल दाता होता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कारण ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है, तो ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है जबकि एंटीबॉडी होती है। तो यहाँ पर आर सही है परंतु ए गलत है। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत कथन कारण का ही प्रश्न है। भारत को एक उपमहाद्वीप माना जाता है। कारण भारत में भौतिक विविधता के साथ साथ जलवायु, संस्कृति एवं आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, केवल कथन सही है, कारण गलत है। केवल कारण सही है, कथन गलत है, दोनों सही है। और कथन कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्या आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन राइट होगा क्योंकि भारत में भौगोलिक विविधता पाई जाती है और ये विविधताओं से भरा हुआ ही देश है जहाँ पर आपको जलवायु, संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में विविधता देखने को मिलती है। चाहे उत्तर भारत हो या फिर दक्षिण भारत, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक आपको अलग अलग प्रकार की विविधता देखने को मिल जाएंगी। और भारत को एक उपमहाद्वीप माना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड हो रहे हैं, इसलिए ये इसकी व्याख्या कर रहा है। प्रश्न नंबर आपका 14 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन का पठार पश्चिम में अधिक ऊंचा है और पूर्व में नीचा है। कई बार ये क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से पूछ ही लिया जाता है। तो भारत का जो मैप है, दक्कन का पठार पश्चिम में क्या है? ऊंचा है, जबकि पूर्व में क्या है? नीचा है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो ये बात आप सभी भली भांति जानते हो, बिल्कुल सही पॉइंट है। कच्छ का रण एक लवणीय दलदली क्षेत्र है जो मानसून के दौरान जलमग्न हो जाता है, तो ये सही है भाई। कच्छ के रण में ही तो लूनी नदी जाकर लुप्त हो जाती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी उद्गार से बने हैं। क्या ये ज्वालामुखी उद्गार से बने हैं? बिल्कुल गलत है भाई, ये नहीं बने हैं इससे। ये तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मिट्टी मुख्यतः ज्वालामुखी उत्पत्ति की होती है, तो काली मिट्टी का जो उत्पत्ति हुई है वो ज्वालामुखी से हुई है, बात सही हो सकती है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो काली मिट्टी दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आप इस पॉइंट को भली भांति जानते हो। और काली मिट्टी का रंग काला रंग इसी कारण से तो है क्योंकि यह ज्वालामुखी के कारण ही उत्पन्न हुई है, तो यहाँ पर सही रहेगा। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है लेकिन पोटास की अधिकता होती है, तो ये पॉइंट है यहाँ पर। लेटेराइट मिट्टी में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, ये बात आप जानते ही हो कि लेटेराइट मिट्टी में एल्यूमिनियम और आयरन की अधिकता होती है, जिससे यह कृषि के लिए कम उपयुक्त होती है, परंतु चाय के लिए
उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी में जैव पदार्थों की अत्यधिक प्रचुरता होती है। जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है, जैव पदार्थों की अत्यधिक प्रचुरता होती है। ये सरासर यहाँ पर गलत होगा। प्रचुर जैव पदार्थों की अत्यधिक प्रचुरता यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ए आंसर राइट रहेगा। तो जो दूसरा पॉइंट है ना दोस्तों, इसको याद कर लेना है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है लेकिन पोटास की अधिकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको जो है दोस्तों चारों पॉइंट पढ़ने हैं और सही का चयन कर लेना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैले वन हैं। क्या सदाबहार वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैले वन है? नहीं, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि भारत में दोस्तों सबसे अधिक पर्णपाती जो वन होते हैं वो सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। ये अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो पहला गलत हो जाएगा। भारत का 33% से अधिक क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है। 33% वनों से आच्छादित है, तो ये गलत है, क्योंकि ये तो हमारा अभी टारगेट है, इसको पूरा करना है। तो ये हो जाएगा आपका गलत। पर्वतीय वनों में वृक्षों की ऊंचाई समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई के अनुसार बदलती रहती है। तो पर्वतीय वनों में वृक्षों की ऊंचाई समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई के अनुसार बदलती रहती है। ये आपकी बात सही है। भारत में वनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन नीति पहली बार 1952 में लागू की गई थी। फोर्थ पॉइंट भी आपका सही रहेगा। तो केवल यहाँ पर 2 पॉइंट सही नहीं था और दोस्तों पहले वाला भी सही नहीं था। 3 और 4 सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। अच्छा प्रश्न है। देखिए आपके लिए अच्छे प्रश्न ही सिलेक्ट करके लाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको सेशन कंप्लीट करने के बाद ज़रा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, ये एक रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी वो हमको डिसाइड करनी है। पहले हमको 2 पैटर्न दिए गए हैं, पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न और ये थर्ड वाला पैटर्न है। तो आपको जो इस प्रश्न को हल करना चाहिए। चंद सेकंड लगेंगी, कीजिए ज़रा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं, यदि 28 और 12 को जोड़ दें तो आपका 40 प्राप्त होता है। उसी प्रकार 22 और 18 को जोड़ने पर भी 40 प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही आप इसको कीजिए। 30 और 40 को जोड़ेंगे 70, 34 और 36 को जोड़ेंगे 70। तो आप यहाँ पर इन दोनों में देख रहे होंगे कि इन दोनों टर्म को जोड़ने पर 40 हो रहा है, बीच वाली दोनों टर्म को जोड़ने पर 40 हो रहा है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर 70 हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर 70 हो रहा है। तो ये इसका पैटर्न है और कोई इसमें लॉजिक नहीं लग रहा है। तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। 26 और 18 को आप जैसे ही जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 44 और 22 में 22 जोड़ने पर दोस्तों बन जाएगा 44। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर आएगा 22 यानी कि 22। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये वाला लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। प्रश्न नंबर 18 है, कॉमन क्वेश्चन है, यूपीपीएससी के कई एग्जाम में पूछा भी गया है। 3 घड़ियाँ क्रम से 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पर बजने के लिए डिज़ाइन की गई है। ये 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी? ये आपको किसी भी सूरत में गलत नहीं करना है, क्योंकि आप सभी जानते हो इस प्रश्न में आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, लसागु निकालना है। 1, 2 और 3 का आप एलसीएम लेकर के हल कर दीजिए। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी चुना है उनका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, एलसीएम इसका आ जाएगा आपका कितना, 6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, तो 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, तो कंप्लीट टाइम कितना है, 6 घंटे है। तो 3 घंटे पहले ये ऑलरेडी बज चुकी थी, तो 3 घंटे बाद ही बजेंगी ना। ये कितने घंटे बाद बजेंगी, 3 घंटे बाद का ही पूछा गया था। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। कितना अच्छा ये प्रश्न था। थोड़ी सी भी चूक हो जाएगी तो बी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 19 है, अभिकथन है और कारण का प्रश्न है ये। एर्ण स्तंभ अभिलेख सती प्रथा का प्रथम अभिलेख है। तो एर्ण स्तंभ अभिलेख से
सती प्रथा का जो प्रमाण मिलता है। आपने लूसेंट में भी ये लाइन पढ़ी होगी, तो यहाँ पर सही है। इसमें भानुगुप्त के मित्र गोपाल राज की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिला है या उल्लेख है, सही का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा या फिर कोई अन्य ऑप्शन आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। तो सही व्याख्या ये इसकी कर रहा है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। सबसे पहले उस पॉइंट को पकड़ लेना है एग्जाम में भी जो हमको पता है मिलान वाले प्रश्न में। तबकात नासरी की रचना की थी मिनहाज उस सिराज ने। तो सी का 3 है दोस्तों, सी का 3 देखिए, केवल ऑप्शन डी में ही दिया गया है। डी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद में अन्य पॉइंटों को भी देख लेते हैं। फतवा ए जहानदारी की रचना की थी जियाउद्दीन बरनी ने। फिर आपका आएगा ताजुल मासिर की रचना की थी हसन निजामी ने। और खजाइन उल फतुह की रचना की थी अमीर खुसरो ने। इसको आप जो है नोट कर सकते हो डी वाले पॉइंट को। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। एक अच्छा प्रश्न है। वैसे तो सभी प्रश्न दोस्तों सिलेक्टेड हैं और अच्छे हैं। चलिए कथन, हमको यहाँ पर कथन के माध्यम से 2 पॉइंट दिए गए हैं। विजयनगर के शासक करशन देवराय ने अमुक्ता मालद ग्रंथ की रचना की थी। अमुक्ता मालद्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? करशन देवराय ने की थी। करशन देवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे कि करशन देवराय को आंध्र भोज कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों डी राइट आंसर है, क्योंकि दोनों पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 22। अभी कथन है और कारण का ही प्रश्न है दोस्तों। देखिए हम प्रत्येक क्लास को सेलेक्ट करते हैं और पिछली क्लास को देखकर ही अगली क्लास आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो प्रत्येक क्लास को दोस्तों वॉच किया करो, कम समय की होती है, आपको निश्चित बेनिफिट एग्जाम में देखने को मिलेगा। खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, परंतु इन क्लासों को अटेंड जरूर कर लीजिए, आपको निश्चित बेनिफिट होगा। अभी कथन है भारत में आंवला के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और आंवला के लिए जो प्रसिद्ध जिला प्रतापगढ़ है आप सभी जानते हो। कारण उत्तर प्रदेश में आंवला के लिए अनुकूल शुष्क उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर दोनों सही है। क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं, ये आपको विचार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्योंकि आंवला के बारे में ऊपर चर्चा की जा रही है और आंवला के बारे में नीचे चर्चा की जा रही है और बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो रिलेटेड है, सही व्याख्या कर रहा है। आपको याद रखना है कि आंवला के उत्पादन के लिए जो जलवायु है वह है शुष्क उपोष्ण जलवायु, जो कि प्रतापगढ़ जिले के अकॉर्डिंग ये जलवायु पाई जाती है। चलिए आंवला के लिए ये जलवायु बेस्ट है। प्रश्न नंबर आपका 23 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। सबसे पहले पकड़ लेते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो खनिज है इसका उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तो डी का 2 है। डी का 2 सभी में मेंशन है परंतु सी में नहीं है, तो सी को आप हटा सकते हो। उसके बाद में तांबा, तांबा चिली, तो बी का 4 है। तो बी का 4 देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों बी और डी में दिया गया, ए को आप हटा सकते हो। अब आपके पास बचा है मैग्नीज। मैग्नीज के लिए क्या आता है? इसके लिए आएगा अफ्रीका। तो सी का 1 है। और सी का 1 कौन से में है? ऑप्शन डी में है। डी राइट आंसर है। कुछ विद्यार्थी जानते होंगे कि चूना पत्थर जो खनिज है इसके लिए जाना जाता है चीन। तो याद रखना है, च से चूना, च से चीन, चूना पत्थर चीन जो है इसका उत्पादक देश है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 24। आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन से जोड़े सही है? कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है, हालांकि ये दूसरे देशों की कृषि है, अपने देश की ही अक्सर पूछी जाती है। चलिए लोगल पश्चिम अफ्रीका, चाइना श्रीलंका, ये दोनों यहाँ पर सही है। केंगिंग नेपाल ये गलत है। तो राइट होगा ऑप्शन सी। इन दोनों को चाहे तो आप नोट कर सकते हो या याद कर सकते हो, आएगा तो आंसर लगा लेंगे।
प्रश्न नंबर 25 है जो कि पर्यावरण का प्रश्न है। अधिनियम और वर्ष दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ए का 2 है। ए का 2 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है। जैव विविधता अधिनियम 1972, तो बी का 1 सभी मेंशन है। उसके बाद में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 है, सी का 4 है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, तो डी का 3 है। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी राइट आंसर है। सभी सब्जेक्ट से प्रश्नों को मैं अक्सर कर शामिल कर लेता हूँ, ये आपने देखा भी होगा। प्रश्न नंबर 26 लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा चाय के व्यापार को छोड़कर भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। ये लाइन तो भली भांति पूछी जाती है कि भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया था किस चार्टर एक्ट के द्वारा, तो 1813 के तहत। और हमने बताया था भी आपको याद करने का तरीका, एकाधिकार, 13 अधिकार, 1813 लिखा हुआ ना, तो 13 अधिकार ऐसे बताया था। तो यहाँ पर चाय को छोड़कर था, किसको छोड़कर था? चाय को छोड़ करके। फिर आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर। 1833 के चार्टर एक्ट ने चाय के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जिस चाय को छोड़कर चले थे उसको फिर समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो यहाँ पर दोनों ही कथन जो है सही हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए, अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा और कुछ विद्यार्थी तो भली भांति जानते होंगे। प्रश्न नंबर 27 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कर लेना है। लोक नृत्य राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र दिया गया है। चरकुला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है जो कि ब्रज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ए का 4 आएगा। उसके बाद में आप जो है सरहुल नृत्य, ये संबंधित है छत्तीसगढ़ से, तो बी का 2 है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद में अग्नि नृत्य राजस्थान, उसके बाद में जाबरो लोक नृत्य ये आपका है लद्दाख। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रोजेक्ट टाइगर आप सभी जानते हो 1973। उसके बाद में हाथी प्रोजेक्ट परियोजना को प्रारंभ किया गया था 1992 में। और प्रोजेक्ट गेंडा कई बार करा चुके हैं, सन याद रखना है 1987। प्रोजेक्ट हंगुल को याद रखना है, मुझको भी याद कर लेना है, 1970 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। 2, 1, 4, 3 देख लीजिए। पहले आएगा 1970, फिर 1973, फिर आपका आएगा 1987, फिर लास्ट में आएगा 1992। सभी फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं, पूछा जाता है ये प्रश्न अक्सर कर। प्रश्न नंबर आपका 29 है। बैंकिंग से तो आपको मैंने कई बार बता दिया है कि 2 से 3 प्रश्न हर हाल में जो है एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आप पढ़ चुके होंगे, 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर आ जाते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट पर। पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंदौर मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र में स्थापित किए गए थे। देखिए, ये यहाँ पर गलत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पाँच जगह पर स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर सरासर गलत है। और यदि यहाँ पर देखें, इनका उद्देश्य कमज़ोर वर्गों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना था, तभी तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापित किया गया था। और ऋण उपलब्ध कराया जाता था वही कि जान पहचान की वजह से कमज़ोर वर्ग थे और उसमें जो उनको ऋण उपलब्ध कराया जाता था इसके माध्यम से। यदि आपको एक पॉइंट याद रखना है तो ये कर सकते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, ये पॉइंट जो है अक्सर पूछ लिया जाता है, मुरादाबाद में इसको स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड संबंधित रहेगा तो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों 1, 3 सही था, ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कथन कारण का प्रश्न है। अभिकथनीय परवाल भित्तियाँ समुद्री जीवों के लिए आवश्यक हैं। कारण में क्या कह रहा है? परवाल भित्तियाँ समुद्री जीवों के लिए आवास एवं पोषक तत्व प्रदान करती हैं। सही का चयन करना है। यहाँ पर देख लीजिए,
व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु किंतु आर सत्य है। तो यहाँ पर दोस्तों जिन्होंने ए ऑप्शन चुना है उनका राइट आंसर होगा, क्योंकि परवाल भित्ति समुद्री जीवों के लिए आवास होती हैं एवं पोषक तत्व का माध्यम होती हैं। परवाल भित्तियाँ समुद्री जीवों के लिए आवश्यक हैं। तो ये सही है, यानी कि कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं, जो कि ज्योग्राफी का ये प्रश्न है। भारत ग्रीनविच रेखा से पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत ग्रीनविच से। तो सही है। भारतीय मानक समय को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर तय किया गया है। ये सही है। भारत का पश्चिमतम बिंदु गुजरात में स्थित है और इसका देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है। तो ये भी आपका सही है भाई। भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका और मालदीव भी शामिल है। ये पॉइंट अच्छा है, कुछ जानते होंगे विद्यार्थी। तो यहाँ पर दोस्तों सभी पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए थे। डी राइट आंसर है। अच्छा प्रश्न था ये भी। चलिए प्रश्न नंबर आपका 32 है। स्वतंत्र संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को काल अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 आएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। धवस सत्याग्रह, जिसको नहीं पता 1 मिनट के लिए छोड़ सकते हो। असहयोग आंदोलन 1920। अब आप ऑप्शन लगाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद में डी आएगा, ऐसा कहीं लग रहा है। ऑप्शन बी में ऐसे पॉइंट हमको दिख रहे हैं, अन्य किसी में नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार हम आंसर जो है चूज कर सकते थे, परंतु यहाँ पर आपको याद रखना है धवस सत्याग्रह, इसको जो है शुरू किया गया था 1923 में। चलिए प्रश्न नंबर आपका 33 है। नियाग्रा फॉल्स किसकी सीमा पर स्थित है? तो वेरी इजी है, ए राइट है। कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। प्रश्न नंबर 34 है। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स लेखक का नाम बताइए। एक प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इसके जो लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। तो हम आपके लिए प्रत्येक क्लास में अच्छे प्रश्न सेलेक्ट करते हैं, आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है। वैसे तो आपका रिस्पांस पिछली क्लास में मुझे अच्छा देखने को मिला है, आगे भी अच्छा मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई और शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम भी उसी हिसाब से आपके लिए और कड़ी से कड़ी मेहनत कर सके, जिससे आपका एग्ज़ाम निकल सके और अच्छे लेवल के प्रश्न आपके लिए सेलेक्ट करते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में जारी किया गया है। पहले वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक को जारी किया है नीति आयोग ने 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा इसको जारी किया गया है। ये पॉइंट पूछ लेगा, पहला पॉइंट दे देगा इस प्रकार, फिर दूसरा पॉइंट दे देगा। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट दे देगा आपको, फिर प्रथम उड़ीसा है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा गोवा है। खास बात यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश 7वां नंबर जो है इसमें हासिल किए हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है यहाँ पर कि एक बेहतरीन प्रश्न है। उत्तर प्रदेश और बिहार का 7वां है। नीति आयोग ने पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो जारी किया है, ठीक है, 22-23 के आधार पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे मॉक टेस्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।